हम सब के लिए बहुत हेल्पफुल और लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो मोटिव है वो स्पेशल जो हमारे लोग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कई योजनाएं, कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। और उनके कार्यान्वयन में जो हमारे स्पेशली आज का जो विषय है, जो डॉक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी हमें बताएंगे कि जो मेंटली जो हमारे चैलेंज जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको लेके क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या उनके इश्यूज हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उन सब के बारे में जो भी क्वेरीज हैं जो पहले किसी ने दर्ज कराई हो या अभी किसी की कोई क्वेरी हो तो वो इस वेबिनार के चलते वो इनसे पूछ सकता है। मैं एक बार पुनः डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम जो अवेयरनेस के लिए रखा। और मैं साथ ही जितने भी लोग जुड़े हैं, जो हमारे एनजीओस हैं या जो पेरेंट्स हैं और हमारे तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, हमारा स्टाफ है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी जानकारी आज हमें मिली या मिलने वाली है, आप उसका पूरा प्रचार प्रसार करें और ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। डॉक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप काइंडली अपना जो आज का एजेंडा है और जो जानकारी आप शेयर करने वाले हैं उसको आप शुरू करें। और मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे वर्दी डायरेक्टर जो हैं विजिट पे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं शायद ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रह पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर 2 मिनट के लिए हमारे वर्दी डायरेक्टर भी आपके साथ जुड़े तो मैं बीच में एक बार पुनः कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा ज्वाइन करूं। वेलकम टू ऑल। मैं जितेंद्र कुमार देव आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑन किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री रमेश चंद्र बंसल जी, जो अपने आप में ही एक शख्सियत है, खासकर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें और मैं उनको पर्सनली जानता भी हूं। तो चाहे म्यूजिक हो, चाहे वो रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो, वो हमारे काफ़ी माहिर आदमी हैं और उनके थोड़े से आशीष वचन हमें मिले भी थे। इसके अलावा हमारे जो शत्रुघ्न सिंह जी हैं आज, वो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जो आपको इस किरण मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा हमारे जो दूसरे रिसोर्स पर्सन है वो मिस दयारानी है, लेक्चर इन आईडी, एंड ये भी आपसे अपने विचार रखेंगे। और इस प्रोग्राम का जो भी पूरा हम लोग कर रहे हैं, इसके जो पेट्रन हैं, हमारे जो हेड ऑफ फैमिली हैं डॉक्टर हिमांशु दास, डायरेक्टर NIPVT देहरादून, उनके शुभाशीष की वजह से हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए ऑलरेडी तो मैं स्विच करता हूँ अब डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह, उनकी कोऑर्डिनेटर भी इस प्रोग्राम के, कि वो उसको विधिवत रूप से ओपन करें। विद ऑल रिगार्ड्स, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सिंह सर। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और साथ में किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन रिहैबिलिटेशन सर्विसेज का जो पूरे हिमाचल में इस सर्विसेज को कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, आपको वेलकम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो ये वेबिनार जो हम कई बार करवा चुके हैं और करवा रहे हैं, तो भारत सरकार की जो ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन सर्विसेज, ये पूरे भारत वर्ष में लागू है और हिमाचल में मैं इसको देख रहा हूं। तो जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है कोविड इंड्यूस, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, सेंसिटाइज करूंगा कि सरकार ने ये जो हेल्पलाइन शुरू कर रखा है पिछले 1 साल से, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं और ये कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसका। और अगर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो ऐसी भी या कोविड इंड्यूस, तो ये जो हेल्पलाइन है इस पे फोन करके अपनी इश्यूज, अपनी समस्याओं को मेरे से डिस्कस कर सकता है। हम 24x7 मतलब 24 घंटा 7 दिन ये सर्विसेज उपलब्ध है। आप भारत के किसी भी कोने में आप इसको
कोने से आप इसको फोन कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्क से, किसी भी हेल्पलाइन से, या इस हेल्पलाइन नंबर को आप डायल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट की जो सर्विसेज हैं वो उपलब्ध रहेगी। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये जो हेल्पलाइन की सर्विसेज है, भारत में 24/7 मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन की सर्विसेज उपलब्ध है। इसकी जो शुरुआत है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पिछले साल 7 सितंबर 2020 में हमारे जो मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर हैं डॉक्टर थावर चंद गहलोत साहब ने इसको इनोग्रेट किया था। तब से लेकर आज तक 25th इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है। ये किरण ऑल ओवर इंडिया में ये सर्विसेज 13 लैंग्वेज में उपलब्ध है। की शुरुआत विधिवत रूप से होने के बाद बहुत लोग इस सर्विसेज का लाभ उठा चुके हैं, उठा रहे हैं। हजारों लोगों ने मेंटल हेल्थ की इश्यूज को, अपनी प्रॉब्लम को इस हेल्पलाइन के माध्यम से न्यू केस के रूप में, फॉलो अप केस के रूप में डिस्कस करते हैं और उनका समाधान। ये हमारा पोस्टर है, इस पे हेल्पलाइन दिया हुआ है और जो हमारी सर्विसेज है किस तरह से काम करती है इसके बारे में बताया है। इसको हम डिटेल्स, इसका डिस्क्रिप्शन आगे के स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। आइए इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हेल्पलाइन नंबर है कैसे काम करता है, हाउ द हेल्पलाइन ऑपरेट्स। सबसे पहले डायल करना पड़ता है 180059990019। भारत में आप कहीं से भी, किसी भी मोबाइल से या लैंडलाइन से, किसी भी नेटवर्क से आप इस हेल्पलाइन नंबर पे डायल कर सकते हैं। जैसे आप डायल करेंगे तो आपको वेलकम मैसेज आएगा। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लैंग्वेज आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप अपना स्टेट, राज्य या यूनियन टेरिटरी इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप हमारे हेल्पलाइन सेंटर के जो डिजायर स्टेट्स है उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं। ये पूरे इंडिया में वॉलेंटियर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब आइए बात पे विचार करें कि किरण के माध्यम से हम क्या ऑफर करते हैं। ये जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है इससे हम क्या ऑफर करते हैं। इसमें सबसे पहला काम है हमारा अर्ली स्क्रीनिंग। अगर मेंटल हेल्थ की किसी की प्रॉब्लम है तो वो समय रहते ही उसकी पहचान हो और वो व्यक्ति गाइडेंस एंड काउंसलिंग के माध्यम से जो उसकी इश्यूज हैं उसको साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एड्रेस करें और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो शुरू किया जाए। तो हमारा मेन पर्पस है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज है। दूसरे नंबर पे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। आपने मेडिकल फर्स्ट एड तो सुना होगा, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो एकदम से उस व्यक्ति को कांटेक्ट किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और उसके नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उसकी साइकाट्रिक हेल्प दी जाए, क्लिनिकल साइकोलॉजी की हेल्प दी जाए। तो ये इस तरह से हम एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के माध्यम से मेंटल वेलबींग, जो मानसिक तंदुरुस्ती जिसको बोलते हैं, किस तरह से अक्षुण्ण रखी जाए, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, इसके बारे में हम डिटेल्स बताते हैं इस हेल्पलाइन के माध्यम से। और कुछ रेफरल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जो मेजर साइकोटिक डिस्टर्बेंस है, मेजर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसमें साइकाट्रिक हेल्प की जरूरत पड़ती है। उसमें कुछ मेडिसिन, कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम क्या सर्व करते हैं, हमारी क्या सेवाएं हैं। हमारी जो सेवाएं हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखा गया है कि जैसे किसी को कोविड डायग्नोज हुआ या कोविड पॉजिटिव हुआ तो एकदम से वो उसको एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक डेवलप होने लगता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है और ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में ये व्यक्ति को प्रभावित करता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी क्राइसिस के रूप में पैदा कर देता है व्यक्ति के जीवन में।
तो इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल टेंडेंसी, जहां मेडिकल डिप्रेशन है, बायोलॉजिकल डिप्रेशन है, वहां अगर कोविड इंड्यूस है तो वो व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होगी और ही और सी में बी कमिटेड सुसाइड। तो एकदम से हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के माध्यम से उसको कांटेक्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। तो ये जो सर्विसेज है इन टर्म्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, कई बार लोग अकेलापन में कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते, तो कई तरह के नशा के चपेट में भी वो आ जाते हैं। तो कुछ लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए इस नशा का सहारा लेते हैं और वो व्यक्ति स्ट्रेस में आकर के अपनी साइकोलॉजिकल इश्यूज को कम करने के लिए नशा का सेवन करने लगता है। तो ये सारी चीजें हम ऑफर करते हैं। अगर किसी को एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, पैनिक अटैक हो, कोविड की वजह से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो, तो इस हेल्पलाइन पे फोन करके अपनी समस्याओं को इमीडिएट समाधान, निदान पा सकता है। ये जो किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, इसको पूरे भारत में सपोर्ट करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है उसका भी नाम लेना यहाँ बहुत जरूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का एक इंस्टीट्यूट है जो भोपाल में है, ये हमें सपोर्ट करता है। और एक चेन्नई में हमारा इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये टेक्निकल सपोर्ट करता है। ये बीएसएनएल से चेन्नई के बीएसएनएल और ऑल ओवर इंडिया में जो भी कनेक्टिविटी है इसकी प्रॉब्लम को ये वो ठीक करता है। और हमारे 81 फर्स्ट लाइन प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं जो 13 भाषा में काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साइकाट्रिस्ट भी इसमें वॉलंटियर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट भी वॉलंटियर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। तो इनके सपोर्ट के बिना ये काम संभव नहीं था और ये पूरे 1 साल से लगे हुए हैं लोग। हमारे टेक्निकल फील्ड के लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो साइकाट्रिस्ट हो, चाहे वो बीएसएनएल के लोग जुड़े हैं, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किरण मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन के बैनर से। आइए देखते हैं कि व्हाट इज मेंटल वेलनेस, मानसिक तंदुरुस्ती क्या है, किसे हम कहेंगे कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से तंदुरुस्त है। कहते हैं कि इट इज मोर देन नो मेंटल इलनेस। अगर किसी को मेंटल इलनेस नहीं है और हम कह दें कि ये मानसिक तंदुरुस्त है तो ये कहना ठीक नहीं है। ये कंडीशन है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की। और इसके जो कंपोनेंट्स है, हैप्पी एक्सपीरियंस, जो जिस व्यक्ति का मेंटल हेल्थ ठीक होगा उसको जो डिलाइटेड मूड, हैप्पी एक्सपीरियंस वो फील होगा, समाज में वो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, समाज के लोगों के लिए वो कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्रदान करेगा। और वर्किंग स्टाइल जो होगा वो अपने काम में कार्यकुशल होगा, जो भी वो काम करेगा वो एफिशिएंसी होगी उसमें। और एबिलिटी टू हैंडल डे टू डे स्ट्रेस, आपको विदित है कि स्ट्रेस जो है वो सबके जीवन में आता है कभी ना कभी। डे टू डे स्ट्रेस जो है, रोजमर्रा का जो तनाव है, उसको हैंडल करना भी अपने आप में एक स्किल है। अगर आप इसको हैंडल करते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ ठीक है। नेक्स्ट है इसके जो मेजर कंपोनेंट, एक्सपीरियंस ऑफ ओन एबिलिटी एंड अचीवमेंट। हमें अपनी एबिलिटी और अचीवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 4, देयर आर 4 मेंटल वेलनेस के कंपोनेंट है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट है। हैप्पी एक्सपीरियंस, कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, एफिशिएंट इन वर्किंग स्टाइल, एबिलिटी टू हैंडल डे टू डे स्ट्रेस, एक्सपीरियंस ऑफ ओन एबिलिटी एंड अचीवमेंट्स। ये जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से वेल होगा, वेलनेस होगी, उसमें मानसिक तंदुरुस्ती होगी, उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब देखिए, अब हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। ये चीजें वो बिना समझे हम मेंटल हेल्थ को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एबिलिटी टू लर्न। अगर कोई व्यक्ति, आपको विदित होना चाहिए कि लर्निंग एक मेंटल प्रोसेस है, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है।
तो हमारे अंतर्गत अगर सीखने की एबिलिटी है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो हम कह सकते हैं कि एक हम मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट होते हैं। तो ये एबिलिटी टू लर्न एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है एबिलिटी टू फील, एक्सप्रेस एंड मैनेज ए रेंज ऑफ पॉजिटिव निगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन में भी स्ट्रेस होता है, नेगेटिव इमोशन में तो होता ही है, पॉजिटिव इमोशन में भी स्ट्रेस होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन को अगर हम हैंडल कर लेते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा। दूसरा है एबिलिटी टू फॉर्म एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विथ अदर्स। हमारे अंतर्गत एक एबिलिटी है कि हम रिलेशनशिप को डेवलप करें और उस रिलेशनशिप को मेंटेन करें। इसके बिना अगर हम कहें कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये जो हमारे अंदर की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि लोगों के साथ हम जुड़े, लोगों के साथ अपने इमोशन को शेयर करें, जो वातावरण से जो बातें आ रही है वो हमारे लिए नहीं आ रही है, ये पूरे संसार के लिए आ रही है, तो उससे हम दुखी हो जाए, खुशी हो जाए, तो ये बात ठीक नहीं है। तो और एबिलिटी टू कुप विथ एंड मैनेज चेंज इन अनसर्टेनिटी। जीवन कहते हैं कि संसार की सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है, जो चेंजेज हैं वो होते हैं, और अनसर्टेनिटी है, सर्टेन कुछ भी नहीं है। ये भी कोविड हुआ, आ रहा है जा रहा है, कई इसके लहर आ रही है जा रही है, तो उसमें हमें अपने आप को एडॉप्ट करने की अगर क्षमता है, अगर कोविड हो गया, पॉजिटिव हो गया और हम उसकी वजह से तनाव में आ गए तो हमारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो ये भी हमारे अंतर्गत एक क्षमता होनी चाहिए, एक स्किल होना चाहिए कि जो भी स्ट्रेस है, स्ट्रेसर है, उसको हम उसमें अपने आप को एडजस्ट करें और स्ट्रेस को मैनेज करें। मैनेज करने का भी बहुत तरीका है, आप सब जानते हैं कि हम स्ट्रेस को मैनेजमेंट के लिए हमारा कोपिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, डिफेंस मैकेनिज्म का हम प्रयोग करें तो हमारा स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिक मैनेज होगा। नेगेटिव थॉट्स को हम एक काउंटर थॉट्स के रूप में जीवन में लाएं तो ये जो हमारा स्ट्रेस है वो मैनेज होगा। डे टू डे हम जो स्ट्रेस है उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो ये है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। आइए हम इस बात पे विचार करते हैं कि कब हमें हेल्प लेनी चाहिए। हेल्प लेने के लिए कुछ पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर्स है कि चेंजेज इन बायोलॉजिकल फंक्शन, अगर हमारा स्लीप, एपेटाइट और इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, भूख एकदम से कम हो गई, वेट कम हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो ये बायोलॉजिकल फंक्शन है। अगर इसमें चेंजेस देखने को मिलता है तो हमें जरूर किसी मनोचिकित्सक से, क्वालिफाइड साइकाट्रिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना चाहिए। दूसरा है डिक्लाइन इन पर्सनल केयर। हमारी डे टू डे जो एक्टिविटी हम करते हैं, सुबह से शाम तक अपना देख रेख करते हैं, उसमें अगर चेंजेज है, उसमें अगर परिवर्तन है तो हमें हेल्प लेना चाहिए। रैपिड चेंजेज इन मूड, मूड में भी अगर किसी तरह का चेंज है, सुबह शाम दोपहर में अगर कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मे बी इंडोजेनस डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, मे बी साइकोसिस की वजह से हो सकता है। तो बिना समय गवाए हमें हेल्प लेना चाहिए। हमें किसी क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट से हेल्प लेना चाहिए। इसके बाद कई बार क्या होता है कि लोग बिना वजह डरने लगते हैं, सस्पिशियसनेस ऑफ अदर्स, कि लोग घूम रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, ये पैरानॉइड साइकोसिस के लक्षण है। तो ये भी एक अनयूजुअल थॉट्स है, ऑड बिहेवियर है। इसकी वजह से लोग सोशल विथड्रॉल का शिकार होते हैं, उनकी मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, लॉजिकल थिंकिंग नहीं हो पाती है। तो जब इस तरह के लक्षण दिखने को मिले, जो विथड्रॉल फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटी, जो नॉर्मल एक्टिविटी है, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है हमारी, इसमें अगर हमारा मन नहीं लगे और हम कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है, तो जब इस तरह की स्थिति देखने को मिले तो हमें एकदम से हेल्प लेना चाहिए, साइकाट्रिक हेल्प लेना चाहिए। अब देखिए, ये सारी बातें हो गई। अब एक्चुअल में मेंटल इलनेस क्या है, इस चीज को समझना पड़ेगा, तभी आप ऑनलाइन सर्विसेज का हेल्प ले सकते हैं। इसको समझे बिना, देखिए ऑनलाइन की बात हम करते हैं और एक हेल्पलाइन का फोन आ रहा है
मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूं, बाद में इसको उठा लेंगे। तो मेंटल इलनेस को समझना है तो मेंटल इलनेस क्या है? इट इज ए कंडीशन जिसके वजह से हमारा थॉट, इमोशन और बिहेवियर में डिसलोकेशन हो जाता है। जो हम सोचते हैं उसका इमोशन से संबंध नहीं है, जो हमारा व्यवहार है ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है। तो ये चीजें एकदम से रिफ्लेक्ट होने लगती है और किसी व्यक्ति को देख के, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके विचारों को सुन के, उसके मूड से हमें पता चल सकता है कि ये इसको मेंटल इलनेस है। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा ससेप्टेबल है। उसमें बच्चे बहुत आसानी से ट्रैप हो सकते हैं, जो एडोलेसेंट लोग हैं, वयस्क लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं जो पहले से मेंटल इलनेस के शिकार हैं, जो दिव्यांगजन है, डिसेबल्ड लोग हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको पोस्टमार्टम साइकोसिस होने का खतरा है, जो एडोलेसेंट लोग हैं उनको सिजोफ्रेनिया होने का खतरा है, जो बच्चे हैं वो उनको चाइल्डहुड डिप्रेशन होने का खतरा है। तो जो ये लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मेंटली इल, ये लोगों को मानसिक रोग आम लोगों की तुलना में ज्यादा हो सकते हैं। तो जहां इस तरह की कंडीशन हो और कुछ लक्षण दृष्टिगोचर हो तो वो एकदम से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अपना सलाह मशवरा कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि अब ये जो प्रॉब्लम्स है इसका कारण क्या है, व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें कोई एक कारण नहीं है मेंटल हेल्थ इश्यू को डेवलप होने की। इसमें सोशल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर में जैसे मेंटल इलनेस की कोई फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक लोडिंग है, तो वो व्यक्ति जब कोई उसके साथ लाइफ इवेंट होगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर जुड़ेगा तो वो मानसिक रोग का शिकार हो सकता है। तो कह सकते हैं कि इट इज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। तो किसी व्यक्ति को एक कारण की वजह से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, उसमें पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष में हमें रोल आउट करना पड़ेगा किस व्यक्ति के हिसाब से कौन सा कारण लागू होता है। तो ये कारण है, कुछ कॉजेज हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कई बार प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी भी मेंटल हेल्थ का एक कारण बनता है। जैसे व्यक्ति को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू होने से पहले उसकी जो प्रॉब्लम, उसकी पर्सनालिटी में कुछ डीमेरिट्स है, उसकी न्यूरोटिक पर्सनालिटी है, पैरानॉइड पर्सनालिटी है, साइकोटिक ट्रेट्स हैं, हैबिट्स, एट्रीब्यूट्स जो हैं वो ड्यूरिंग चाइल्डहुड इस तरह से डेवलप हुआ कि वो व्यक्ति एकदम से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को अपने आप को नहीं बचा सकता। अब हम ट्रीटमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर किसी व्यक्ति को मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसका? पहला ट्रीटमेंट है हॉस्पिटलाइजेशन। जितने भी साइकोटिक पेशेंट है उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करके ही ठीक कर सकते हैं। विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन हम सिजोफ्रेनिया ठीक नहीं कर सकते, बायोलॉजिकल डिप्रेशन ठीक नहीं कर सकते, एडिक्शन की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटलाइजेशन एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो मेजर साइकोसिस में इंडिकेशन है। उसके बाद मेडिकेशन है, कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, उसको हमें लेना पड़ता है क्वालिफाइड साइकाट्रिस्ट के सुपरविजन में। तो मेडिकेशन भी एक इलाज है। उसके बाद साइकोथेरेपी की कई साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कुछ काउंसलिंग, गाइडेंस, एजुकेशन, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। जो न्यूरोसिस है, ओसीडी, एंजाइटी, पैनिक अटैक, इसमें मेडिकेशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। इसमें रोल है काउंसलिंग का, इसमें रोल है रिलैक्सेशन थेरेपी का, इसमें रोल है सपोर्टिव साइकोथेरेपी का, इसमें रोल है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का। तो ये ट्रीटमेंट इंडिया में या अब्रॉड में मेंटल इलनेस के लिए उपलब्ध है। और इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन, एजुकेशन एंड साइकोथेरेपी। अब कुछ मेंटल इलनेस के बारे में कुछ मिथ है, उसको भी हमें जानना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि हमें मेंटल इलनेस नहीं हो सकता। ये मिथ है। दुनिया में जितने भी लोग हैं
वो कभी किसी समय मेंटल इलनेस के चपेट में आ सकते हैं। तो ये कहना कि हमें मेंटल इलनेस नहीं हो सकता सरासर गलत है। 5 में 1 व्यक्ति मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हो सकता है। 10 में 1 यंग पीपुल मेजर डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। 25 में 1 पीपुल सीरियस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। इंडिया में जो एनुअल सुसाइड रेट्स है वो 10.5 पर थाउजेंड्स है, जो वर्ल्ड के मुकाबले थोड़ा कम है। वर्ल्ड का जो स्टेटिस्टिक्स है 11.6 रेशियो है और हमारे इंडिया में 10.5 पर थाउजेंड लोग सुसाइड करते हैं। तो ये कहना कि हमें मेंटल इलनेस नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा मिथ है। तो जब भी कोई लाइफ इवेंट हो, जब भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे अंदर दृष्टिगोचर हो, तो इमीडिएट उसकी डायग्नोसिस बननी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि चिल्ड्रन डोंट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये भी गलत नहीं है। हाफ ऑफ द ऑल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो 14 साल के पहले उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, तो ये कहना कि बच्चों में मेंटल इलनेस नहीं हो सकता गलत है। यंग चिल्ड्रन में सो अर्ली साइन ऑफ मेंटल इलनेस, जो यंग बच्चे हैं उनमें सिजोफ्रेनिया की जो शुरुआत है वो यंग में होती है, मतलब जवानी में होती है। तो ये कहना कि बच्चे इसके शिकार नहीं हो सकते, ये गलत है, ये भी मिथ है। पीपल ऑफ मेंटल हेल्थ कांट होल्ड ए जॉब, लोग कहते हैं, मिथ है ये भी, कि अगर किसी को एक बार मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो गई तो वो जॉब नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। दे कैन बी एज जस्ट एज प्रोडक्टिव एज अदर एम्प्लॉइज। मेंटल हेल्थ इशू खत्म होने के बाद, ठीक होने के बाद वो उतना ही प्रोडक्टिव हो सकता है जितना कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। तो हमारे यहाँ इंडिया में मिथ है कि एक बार किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई तो अपनी जॉब नहीं कर सकता या अपना जॉब नहीं बचा सकता। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जरूर है, सिजोफ्रेनिया, बायोलॉजिकल डिप्रेशन, जिसमें जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है और वो काम कर सकता है दवाई लेने के साथ साथ। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जॉब नहीं कर सकता। जितेंद्र जी, नेक्स्ट। एक और बड़ा मिथ है हमारे इंडिया में कि देयर इज नो होप फॉर पीपल विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। लोग कहते हैं कि ये तो मेंटल हो गया, अब तो जिंदगी से खत्म हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता। ये गलत है। मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है मेडिकल हेल्थ की प्रॉब्लम की तरह है, वो भी रिकवर हो जाती है कंप्लीटली अगर उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो ये कहना कि एक बार मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो गई तो ये ठीक नहीं होगी, ये कहना बहुत गलत है। नेक्स्ट, पीपुल विथ मेंटल इलनेस आर वायलेंट एंड डेंजरस। ये भी हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी में मिथ है कि जो मेजोरिटी ऑफ द पीपुल है मेंटल इलनेस का, वो वायलेंट नहीं होते। लेकिन लोग कहते हैं कि मेंटल हो गया तो एग्रेसिव होगा, इम्पल्सिव होगा, गुस्सा करेगा और वायलेंट हो जाएगा और डेंजरस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी मानसिक हेल्थ की प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज्यादा वायलेंट लोग नहीं होते, डेंजरस नहीं होते। वो अपने घर परिवार के साथ रह करके अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। कुछ ऐसा है जैसे साइकेट्रिक मैनिक साइकोसिस जो है वो वायलेंट हो जाता है, जो मैनिक पेशेंट है। कई बार से जो फ्रेनिक पेशेंट भी मैनिक हो जाता है, क्या बोलते हैं, वायलेंट हो जाता है, लेकिन उसको हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है जिसको हम एडमिनिस्टर करके उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करके उसकी एक्साइटमेंट को हम वायलेंट बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं। तो ये कहना गलत है कि जितने भी मेंटल इलनेस के प्रॉब्लम है वो डेंजरस होते हैं, वायलेंट होते हैं। ये भी हमारे समाज में मिथ है कि साइकाट्रिक मेडिकेशन इज बैड। लोग कहते हैं कि साइकाट्रिक मेडिकेशन के साइड इफेक्ट बहुत हैं, एक बार जिसको शुरू हो गई वो सारी जिंदगी लेनी पड़ती है। ये ट्रू नहीं है, ये सही नहीं है। ये मेडिकेशन जो है अगर प्रॉपर तरीके से इसकी मॉनिटरिंग हो, ड्रग एडजस्टमेंट हो, डायग्नोसिस बने, अनप्रिस्क्राइब्ड ऐसे केमिस्ट से लेकर के लोग ना खाएं, तो ये मेडिकेशन उतनी हानिकारक नहीं है। तो ये भी डायबिटिक और बीपी की तरह मेडिकेशन है। मॉनिटरिंग अगर एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट करता है तो मेरे ख्याल में वो एडिक्शन का खतरा कम है। और जैसे भी एपिसोड होता है डिप्रेशन का,
वो एपिसोड खत्म होगा, धीरे धीरे दवाई कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और एक मेंटेनेंस डोज बना देते हैं साइकाट्रिस्ट लोग, और व्यक्ति ठीक हो जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज ओनली ए मिलिट्री मैन डिजीज। हमारे यहाँ ये भी एक मिथ है कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है ये सिर्फ मिलिट्री आर्मी लोगों का डिजीज है। ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो ट्रीटमेंट मांगता है, जैसे सेक्सुअल असल्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, रेप हो गया। ये भी इसके बाद स्ट्रेस होना ही है। जिनका मैंने नाम लिया, अगर कोई महिला है उससे रेप होता है तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप होगा। किसी महिला का सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस यूज हुआ, तो वो आने वाले समय में उसको स्ट्रेस डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये कहना कि ये आर्मी डिजीज है, मिलिट्री लोगों की डिजीज है, ये गलत है। एंड पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए। मतलब हमें का मतलब कि जो लोग जुड़े हैं समाज में हैं तो वो ध्यान में रखना चाहिए। अगर इसको ध्यान में रखने से क्या होगा कि हम मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को हरा सकते हैं। जैसे मेंटल इलनेस आर प्रिवेंटेबल, मतलब ये ठीक हो सकता है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, मोस्टली ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल। बहुत सारा नेचर ऑफ डिजीज है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और हेल्प इज अवेलेबल। हेल्प उपलब्ध है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज उपलब्ध है। बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूरोटिक मामले में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो कई लोग कहते हैं कि अगर किसी को सिंपल एंजाइटी है, ऑब्सेशन है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, उसमें हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती। वो माइनर ट्रैंक्विलाइजर से, एंजियोलाइटिक से और काउंसलिंग से वो ठीक हो सकता है। अब इस बात को थोड़ा सा मैं कुछ, आप लोग जो हमारे वेबिनार से जुड़े हैं उनको मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा। तो इस तरह से उस टिप्स को याद रखेंगे तो अपने मेंटल हेल्थ को वो अक्षुण्ण रख सकते हैं। उनके नियर एंड डियर को अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो उनको एकदम से अर्ली आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। जैसे स्लीप वेल, नींद अच्छी आनी चाहिए। गेट एटलीस्ट 8 आवर ऑफ स्लीप ए डे, 8 घंटे का नींद होना बहुत जरूरी है। अगर आपका स्लीप ठीक है तो बायोलॉजिकल फंक्शन भी ठीक होगा। ईट वेल, हमें हमारे ब्रेन के लिए कुछ न्यूट्रिशियस हेल्दी ब्रेन के लिए कुछ हमें ऐसे विटामिन फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, और हमें अपने डाइटिशियन से मिल करके एक डाइट चार्ट प्लान करके हमें अपने ईटिंग प्लान को डेवलप करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फिर कीप एक्टिव, हम एक्सरसाइज करें, ब्रेन को एक्टिव रखें, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। सोशलाइजेशन बहुत जरूरी चीज है। इंटरेक्ट विथ अदर्स, टॉकिंग क्योर। साइकोथेरेपी में क्या करते हैं हम लोग साइकोलॉजिस्ट लोग, बातचीत सुनते हैं और सुनाते हैं। तो सुनने से बहुत सारा इमोशन है जो आउटब्रस्ट होने वाला है, वो उसका मैनेजमेंट हो जाता है। तो स्लीप वेल, ईट वेल, कीप एक्टिव, सोशलाइज, ये सारे टिप्स हैं। अगर हम इसको मॉनिटर करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हमें उतना परेशान नहीं करेगा। कुछ हमें हॉबी इस तरह से डेवलप करनी पड़ेगी कि हमें नई स्किल डेवलप करना पड़ेगा। देखा गया है कि जो लोग सोशली एक्टिव है, उनकी हॉबी है, तो उसमें अपने आप को, किसी को लिखने का, पढ़ने का शौक है, तो वो अपने इमोशन को वो अपने लेखनी के माध्यम से बाहर निकालते हैं। अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, अनप्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, और कहा जाता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आप खुश रहिए, लोगों से बात करिए, अपने फीलिंग को शेयर करिए, और मेंटल हेल्थ को आप इस तरह से हरा सकते हैं। टेक टाइम योरसेल्फ, जिसको आजकल मी टाइम कहा जाता है। अपने ऊपर ध्यान देना। अपने ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब है कि आप अपना मेडिकल केयर करते हैं, मेंटल केयर करते हैं, जो आपके थॉट्स हैं वो पॉजिटिव थॉट्स हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को, गुड फील करते हैं, और
अपने आप पे प्राउड महसूस करते हैं। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ के लिए टिप्स हैं जिसको अपना करके हम मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को बच सकते हैं। कोविड 19 की वजह से जो ये जो महामारी शुरू हुई, उससे हम कैसे कोप करें, इसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं। उसको अगर आप अपने पर्सनालिटी में अपनाएंगे तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज चले हुए हैं आजकल, WHO ने पिछले साल चलाया था, उस कोर्स में आप अपने आप को इनरोल करवाइए। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिकेशन है, म्यूजिक है, रीडिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रेयर, इंडोर प्ले, एरोबिक एक्सरसाइज, ये सारे कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। इसमें कोई दवाई नहीं है। इससे ड्यूरिंग पैंडेमिक आप अपने कोपिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। अब आइए हम मेंटल हेल्थ की जो सर्विसेज है, हिमाचल प्रदेश में क्या फैसिलिटी उपलब्ध है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अब हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट मेंटल हॉस्पिटल है बालूगंज में। उसकी इंडोर बेड की कैपेसिटी 62 है। हमारे यहाँ 30 बेडेड साइकेट्री वार्ड है IGMC शिमला में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, और 10 बेडेड है टांडा मेडिकल कॉलेज में। साइकेट्री की जो सर्विसेज उपलब्ध है हिमाचल प्रदेश में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 62 बेडेड हॉस्पिटल बालूगंज में है, जो हिमाचल सरकार का इंडोर पेशेंट के लिए उपलब्ध है। 30 बेडेड साइकेट्री वार्ड है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। 10 बेडेड हॉस्पिटल है टाडा मेडिकल कॉलेज में। हमारे 4 मेडिकल कॉलेज जो डिपार्टमेंट साइकेट्री, OPD और डी एडिक्शन सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जहां साइकेट्री डिपार्टमेंट है और डी एडिक्शन सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ इंडोर नहीं है, जैसे नाहन में है, हमीरपुर में है, नेर चौक में है। तो यहाँ इंडोर की सुविधा नहीं है। आउटडोर के रूप में आप OPD सर्विसेज आप ले सकते हैं। एक साइकेट्रिक नर्सिंग होम है डॉक्टर वीरेंद्र मोहन धर्मपुर में, उनकी पर्ची सोलन डिस्ट्रिक्ट में। वो प्राइवेट साइकेट्रिक नर्सिंग होम है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है। तो हमारे ट्रीटमेंट सेंटर सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर और रिहेबिलिटेशन के लिए है। पूरे हिमाचल में 40 सेंटर है, हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर हिमाचल और डी एडिक्शन सेंटर। तो ये सर्विसेज है, मेंटल हेल्थ की जो फैसिलिटीज है हिमाचल प्रदेश में, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तभी ये जो हमारा आज का वेबिनार है ये सफल होगा। आपको पता है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 पूरे ऑल ओवर इंडिया में पास हो चुका है, जो मेंटल हेल्थ एक्ट 87 को रिप्लेस करता है। तो इसका नाम है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसी एक्ट के तहत HP स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर न्यू एक्ट बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। मेरे को हिमाचल सरकार ने नॉमिनेटेड मी एज अ मेंबर ऑफ HP स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बाय ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये पूरा एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू है और उसी एक्ट के तहत हिमाचल सरकार अपना मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाया है। उसी अथॉरिटी ने डी एडिक्शन सेंटर के लिए लाइसेंस देते हैं। हम लोग किसी को साइकेट्रिक नर्सिंग होम खोलना हो हिमाचल में तो इसकी भी लाइसेंस हम लोग देते हैं। साइकोलॉजी ऑफ वेल बीइंग, अब ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि जो कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसकी साइकोलॉजी क्या होगी। देयर आर 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्लोरिशिंग लाइफ। पहला है पॉजिटिव इमोशन, इंगेजमेंट, रिलेशनशिप, मीनिंग, अकॉम्प्लिशमेंट। ये अगर आपकी इस तरह की साइकोलॉजी है, आपके पॉजिटिव इमोशन है, आप इंगेजमेंट है, आपकी प्री ऑक्यूपेशन है काम के, रिलेशनशिप अच्छा है, मीनिंगफुल लाइफ है, काम में आपको सेटिस्फेक्शन है, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब आपकी साइकोलॉजी जो है वो
वेल बीइंग के रूप में अच्छा है और आप मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। फैमिली स्ट्रेंथ, अब परिवार बहुत बड़ा एक फैक्टर है आपको मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस परिवार में कमिटमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, एक्सेप्टेंस हो, अफेक्शन हो, सपोर्ट हो, शेयरिंग एक्टिविटी, टुगेदरनेस, ये फैमिली स्ट्रेंथ है। अगर आपको अपने फैमिली के प्रति कमिटमेंट नहीं है तो ये ठीक नहीं है। जैसे भी है आपकी फैमिली, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको फैमिली में लगाव होना चाहिए, फैमिली में सपोर्ट होना चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, शेयरिंग एक्टिविटी। तो ये फैमिली स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं इसको। और देखा गया है कि जिस परिवार में ये सारी चीजें देखने को मिलती है, वो व्यक्ति अगर स्ट्रेस में नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो वो जल्दी से उससे बाहर निकलेगा। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज विच इज रिलेटेड टू कोविड-19। तो जो हमारी सर्विसेज हैं, मेंटल हेल्थ की जो सर्विसेज हैं, आप उससे जुड़िए। आपको या आपके घर परिवार में किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो टोल फ्री नंबर पे आप फोन करिए, अपने मेंटल हेल्थ के नेचर को समझिए और उसका गाइडेंस एंड काउंसलिंग से समाधान निकालिए। तो ये मैं आपके सामने मेंटल हेल्थ की जो सर्विसेज है, मेंटल हेल्थ क्या है, नेचर क्या है, जो एक हेल्पलाइन हम लोग चलाते हैं, इस हेल्पलाइन से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जुड़ सकता है। हमारे आज के दूसरे रिसोर्स पर्सन है दया रानी, जो सीआरसी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में लेक्चरर हैं। वो गवर्नमेंट की जो स्कीम है और कंसेशन है उसके बारे में वो बताएंगी। ओवर टू मैडम दया रानी। जो हमारा आज का टॉपिक है गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन या जो हमारे स्पेशल पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो शुरू में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम जो हमारे दिव्यांग पर्सन है उनको हम एक चैरिटी मॉडल के तहत लेके चल रहे थे। वहां से फिर राइट बेस्ड आया, जहां से एक्ट वगैरह बनने शुरू हुए। इसी के साथ साथ देखें तो एक जो कंसेप्ट था हम लोगों का वो सिंपैथेटिक था, हमदर्दी करना या इस तरीके से, वो कन्वर्ट किस में हुआ वर्सेस एम्पैथेटिक, वेलफेयर वर्सेस एम्पावरमेंट। मतलब एक टाइम था जब हम कल्याण के बारे में बात करते थे कि विकलांगों का कल्याण किस तरीके से किया जाए, पर आज के टाइम में ये हो रहा है कि हम उनको सशक्त कैसे करें, किस तरीके से हम उनको सशक्त बना सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो या उनका लाइवलीहुड हो, किसी भी तरीके के उसमें उनको हम कैसे सशक्त बना सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट, अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज वगैरह भी हैं जो काम कर रही हैं। तो इसमें अगर हम देखें कहीं ना कहीं जो भी संस्था या जो सरकार काम करती है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे काम करती है, जो हमारा संविधान बोलता है उसके अनुसार, और संविधान के अनुसार हम सभी बराबर हैं। तो उस हिसाब से हम सभी को पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए। तो लोकल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हमारे उसमें इंदिरा आवास योजना, और दूसरा है SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको बनाया गया था स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने के बाद इसको लॉन्च किया गया। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखते हैं तो यूनिसेफ है, WHO है, ऑक्सफेम है, इस तरीके से सेंस इंटरनेशनल है, सेंस इंडिया है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग तरीके की जो दिव्यांगताएं हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से RSS का अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो सक्षम है, मोबिलिटी इंडिया है, और लोकल लेवल पे भी जो यहाँ हिमाचल में भी अलग अलग तरीके की जो संस्थाएं हैं वो कार्यरत हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम देखें तो कुछ एक्ट ऐसे बने हैं जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो दिव्यांगजन है उनके वेल बीइंग से रिलेटेड है, और कुछ ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली हमारे जो दिव्यांगजन है उनसे संबंधित है। जैसे हमारा RCI एक्ट जो कि 1992 में आया, फिर हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 1995 में आया, उसके बाद नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया हमारा 1999 में, RPWD एक्ट जो अब रिसेंटली हमारा 2016 में आया है, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। इसमें स्किल डेवलपमेंट और इंक्लूजन वगैरह को फोकस किया गया है। RPWD एक्ट के अंदर अगर हम देखें तो 18 मतलब
सभी तरीके की जो कंडीशंस हैं मैक्सिमम ली गई हैं, और ये भी बोला गया है कि नीड के हिसाब से आगे अगर लगता है तो और कंडीशंस या जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आ सकते हैं उनको जोड़ा जाएगा। जैसा कि सिंह सर ने भी बताया कि मेंटल हेल्थ एक्ट के रिप्लेसमेंट पे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया। आरटीई राइट टू एजुकेशन अगर हम देखते हैं तो ये 4 अगस्त 2009 को आया। इसमें 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों की एजुकेशन की बात की गई कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। आरटीआई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अगर हम डायरेक्ट देखें तो शायद वो जो हमारे दिव्यांगजन है उनसे संबंधित नहीं है, पर अगर हम देखें तो इसको बनाने का पर्पस ही यही था कि ट्रांसपेरेंसी, कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी बनाना, ताकि इंफॉर्मेशन ले सकें लोग, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जा सके, उसको छुपाया ना जाए, ताकि उससे से ज़्यादा हम स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। पॉलिसीज को अगर हम देखते हैं, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई, उसके बाद न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो हमारा 2020 में आई है, और इसमें इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इंक्लूजन जो हमारा पहले का सिस्टम था उसको भी काफ़ी इसमें चेंजेस किए गए हैं। स्टेट पॉलिसी भी बनाई गई है, पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर हम बात करते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें 2 चीज़ों को फोकस किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स। इसके अंदर कुछ साइलेंट फीचर हैं, जैसे फिजिकल रिहेबिलिटेशन। फिजिकल रिहेबिलिटेशन के साथ साथ ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, अर्ली डिटेक्शन होना, आइडेंटिफिकेशन होना, इसके साथ साथ इंटरवेंशन होना और प्रोविजन ऑफ एड एंड अप्लायंसेस। फिजिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना कि एकेडमिक हम जैसे सीबीएसई या जो बोर्ड एग्जाम दे के हम सर्टिफिकेट लेते हैं, उसी तरीके से रोजगार मिलना जरूरी है। रोजगार की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाना जरूरी है। इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ इन सोसाइटी, किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है या कोई भी हो, उसके लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि उनको कहीं ना कहीं उनको एक समाज में एक सम्मान मिलना चाहिए, और ये जरूरी है कि उनकी अर्निंग इन द सेंस कि वो इंडिपेंडेंट हो पाए। इसके अलावा अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो बस पास, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में अब क्या किया गया है, जैसे पहले सर्टिफिकेशन हो जाता था और एक डॉक्यूमेंट हम लोगों को मिल जाता था बच्चे से रिलेटेड, अब क्या हो रहा है, यूडीआईडी बना दिया गया है, जो मतलब अब कोई भी दूसरी स्टेट किसी बच्चे के सर्टिफिकेट को डिनाई नहीं कर सकती। नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम कई बार पेरेंट्स बोलते थे कि इस तरीके से प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, या उनको दोबारा से बोला जा रहा है कि आप इसको दोबारा बनवाइए। इस तरीके की प्रॉब्लम कई बार स्टेट के बाहर पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती थी। स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट जिससे हम जो डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर अगर किसी हॉस्पिटल में हो सकती है तो उसकी पूरी सुविधा दी गई है। फोकस्ड हेल्थ और इरेडिकेशन प्रोग्राम, हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। उन्मूलन प्रोग्राम जैसे इरेडिकेशन, जैसे कैटरेक्ट इरेडिकेशन प्रोग्राम, आपका इस तरीके से जैसे नाइट ब्लाइंडनेस इरेडिकेशन प्रोग्राम, इस तरीके के बहुत से प्रोग्राम्स को चलाया जा रहा है। हाउसिंग का अगर हम देखें तो हाउसिंग बोर्ड और ये जो हमारा है कि अगर हाउसिंग बोर्ड में अगर प्लॉट या दुकान या कुछ भी इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो 3% का उनको आरक्षण दिया जाता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं। मैरिज अलाउंसेस की अगर हम बात करते हैं डिसेबल्स के लिए, तो जो दिया जा रहा है उसमें क्या है कि अगर एक जो पर्सन विद स्पेशल नीड है, मैरिज अलाउंसेस में 1 टाइम है ये, उसमें क्या है कि 50,000 तक दिया जाएगा अगर डिसेबिलिटी जो है वो मोर देन 75% है।
और अगर 25,000 तब दिया जाएगा अगर डिसेबिलिटी 40 to 74% के बीच में है। स्कॉलरशिप का अगर हम देखते हैं, स्कॉलरशिप के अंदर अगर हम देखते हैं तो 40% अगर डिसेबिलिटी है तो 625 रुपये 625 रुपीज़ टू 3075 तक दिया जाएगा विदाउट इनकम क्राइटेरिया। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें, उसके बाद आता है हमारा स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट जो है वो 1000 रुपीज़ दे रही है पर मंथ, और जो पेंशन है, पेंशन में 1300 दिया जा रहा है अगर 80% तक या उससे ज़्यादा जो है डिसेबिलिटी है, और 750 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है अगर जो डिसेबिलिटी है उसका परसेंटेज 40 to 79% तक है। एनुअल इनकम, अगर किसी की एनुअल इनकम लेस देन 35,000 तक है तो। अगर हम स्कूल और सेंटर की बात करते हैं तो HPICSA हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज जो हमारा सेंटर है, यहाँ पे गर्ल्स के लिए स्कूल है। इसी तरीके से बॉयज़ के लिए शिमला में है, चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से को बनाया गया है या जो फंक्शनिंग है। रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो जॉब में 4% तक रिजर्वेशन दिया जा रहा है और एजुकेशन में 5% तक रिजर्वेशन है। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है वो अकॉर्डिंग टू जॉब है, अकॉर्डिंग टू जो जिस तरीके की जॉब है या जिस तरीके का जो वैकेंसीज है उसके हिसाब से ये दिया जाता है। फी एग्जाम्पशन जो जैसे मान लो कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है तो उसमें ट्रैवलिंग और जो चार्जेस वगैरह लगते हैं उसको एग्जाम किया जाता है। स्पेशल बैकलॉगिंग वैकेंसी, स्पेशल बैकलॉगिंग वैकेंसी इसके अंदर ये होता है कि मान लो पहले से कोई वैकेंसी जो VI के लिए किसी भी पर्सन विद स्पेशल नीड के लिए है, पर उसमें उस वैकेंसी को भरा नहीं जा सका है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें किसी को भी हम ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्या होगा, बैकलॉगिंग मतलब वो पहले मान लो 2004 में निकली है तो 4 से अगर 10 तक नहीं हुआ है तो फिर दोबारा से उसको सेम उसमें निकाला जाएगा। ईयर मार्किंग पोस्ट, ईयर मार्किंग पोस्ट मतलब अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी या अकॉर्डिंग टू एबिलिटी किस तरीके की पोस्ट दी जा सकती है, उस हिसाब से पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। अगर हम देखें तो इनके राइट्स को कैसे सेफगार्ड किया जा रहा है स्टेट लेवल पे, CCPWD, CPWDs और लोकल कमेटीज जो हैं वो इसको कर रही हैं। इसके अलावा एडिप स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, जिसके अंदर सेंसरी किट या इसके अलावा क्रचेज और अलग अलग तरीके के मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैंप्स लगाए जाते हैं, उन एड्स को दिया जाता है। अभी फिलहाल ये चीज़ CRC के तहत नहीं हो रही है। फिर हमारे स्पेशलाइज सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं हमारे, रिसेंटली अब 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो CRCs हैं अगर हम देखें कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये टोटल अभी जो फंक्शनिंग में है वो 21 है। इसी तरीके से DRCs और DDRCs जो अब कन्वर्ट हो गया है, DDRC में कन्वर्ट हो गया और उसके अलावा हमारा स्पाइनल इंजरी और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो अभी CRC में पाइपलाइन में और उस पर काम चल रहा है और इनोग्रेशन होने वाला है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एनजीओज एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती हैं। किसी भी एक्ट को, पॉलिसीज को बनाने में गवर्नमेंट के लिए एक प्रेशर ग्रुप का काम करती हैं। कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कमी है तो वो लोग इसको पूरा करने में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली, हेल्पिंग गवर्नमेंट मशीनरीज इन स्मूथ एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जाता है, जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह अगर हम देखें, अलग अलग तरीके के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों के तहत इस एरिया पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। बहुत से सेंटर्स बनाए गए हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपका बहुत धन्यवाद। एंड अभी आप ये जो हमारा सेशन है ये ओपन डिस्कशन के लिए ओपन है।
अगर आप में से कोई भी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स से, तो आपका स्वागत है। अभी शायद कोई क्वेश्चन नहीं है सबके पास में, तो हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ओवर टू सिंह सर। जितने भी ऑडियंस हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे पुनः एक बार अपील करना चाहता हूँ कि जो उनके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है, दो एक्सपर्ट, दो रिसोर्स पर्सन बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, रिहेबिलिटेशन की इश्यूज हैं, हेल्पलाइन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उससे आप हम लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। एनीबडी एल्स? हमारे तहसील वेलफेयर ऑफिसर जुड़े हुए हैं, वो लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। उनके मन में अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो तो वो सवाल कर सकते हैं। हम लोग जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया था उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं उन्हीं को ले जाता हूँ किसके मन में क्वेश्चन आता है। हाँ, प्लीज। तो उसमें एक क्वेश्चन है कि हाउ यू आर टीचिंग स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन को? क्वेश्चन है हाउ यू आर टीचिंग स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। देखिए सर, ये चैलेंज इस टाइम हम लोग भी फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं जब हम ऑनलाइन जुड़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि पेरेंट्स का बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। इवन बच्चा इंडिपेंडेंट है तो भी पेरेंट्स को उसके साथ बैठना पड़ेगा। जब हम बात करें स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की, मैं कारण बता देती हूँ। जैसे मेरे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं वो यूपी से जुड़ रहे हैं, पंजाब से जुड़ रहे हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अलग अलग स्टेट के बच्चे जुड़ते हैं। जो मैं एक्चुअल प्रॉब्लम इस टाइम फेस कर रही हूँ, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बच्चे जुड़ते हैं, कई बार क्योंकि कभी कहीं फोन पे जुड़े हैं, ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे फोन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी, किस तरीके की डिसेबिलिटी ये देखना जरूरी है। मान लो सीपी विद आईडी है तो भी चाहिए पेरेंट्स का सपोर्ट, और अगर मल्टीपल डिसेबल्ड है बच्चा, विजुअल इम्पेयरमेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो वहां पेरेंट्स का सपोर्ट और ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहली चीज पेरेंट सपोर्ट बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये कि कई बार हमको अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीजें हम दिखा जरूर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मैंने जो देखा कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा रियल चीजों के ऊपर काम करना पड़ रहा है। हम सिर्फ जो हमारे जो आर्टिफिशियल TLM हम जो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं फेल है इस वक्त। हम सोच रहे हैं कि हम स्टोरी दिखाएं उन्हें, वो चीज नहीं हो रही। तो पेरेंट्स को हम पहले ही बोलते हैं कि आप ये मटेरियल कलेक्ट करके रखिए बच्चे के सामने, जब हम इसको स्टोरी टेलिंग करेंगे तो आप वो चीजें इसको दिखाइए वहां, या कोई बुक या कोई चीज। मतलब आपको अगर कोई भी कंसेप्ट लेना है उसका एंटीसिपेशन पेरेंट्स को भी देना पड़ेगा, क्लास शुरू होने से 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले। मतलब वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि क्लासरूम के अंदर चलो भाई हम जिस टाइम पे काम कर रहे हैं उस टाइम पे किया, नहीं। प्रोग्राम प्लानिंग जो एक्चुअल प्लानिंग होती थी उससे कहीं ज्यादा करनी पड़ रही है इस वक्त, ताकि बच्चों को मतलब बच्चे ठीक से उसको समझ पाएं। और कंसेप्ट को रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार नहीं कई बार। ऑनलाइन में कंसेप्ट को ऑफलाइन से ज्यादा रिपीट करना पड़ रहा है ताकि बच्चा ठीक से कंसेप्ट को क्लियर कर सके, समझ सके। एक और क्वेश्चन है, ये भी फॉर्म में ही लिखा हुआ है। इट इज फ्रॉम मिस्टर राहुल, सन ऑफ श्री जगदीश कुमार। ये लिखते हैं कि इज देयर एनी स्पेसिफिक यूनिवर्सल वेबसाइट और ऐप दैट हेल्प स्टूडेंट्स इन स्टडी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट? नहीं, ऐसा तो नहीं। इन केस अगर है तो मैं देख के बता सकती हूँ, अभी फिलहाल नहीं बता सकती। ओवर टू सिंह सर। जितेंद्र, जो पहला सवाल था एजुकेशन के बारे में, दया मैडम ने बताया, उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं उनमें अपने बच्चों को लेकर के जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऑफ कोर्स इट इज ए फॉर्म ऑफ न्यूरोसिस के रूप में है, तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बच्चे के एजुकेशन पे फोकस करते हैं और जो पेरेंटल ट्रेनिंग है उन पे ध्यान देते हैं, लेकिन एंजाइटी मतलब साइकोलॉजी ऑफ पेरेंट्स को हम इग्नोर करते हैं। तो वो चीज को भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन होगा। क्योंकि बच्चे के वजह से अगर पेरेंट्स एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, या कोई उनको अदर तरह का एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, न्यूरोसिस है, तो उनका भी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, उनका भी इलाज होना चाहिए। तब जाकर के हम उनके एजुकेशन को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मेरे को यही ऐड करना था।
मैं चाहूंगा कि कोई और पार्टिसिपेंट्स कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो आप ओपन है इसके लिए। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम उसको समापन की ओर लेके जाएं। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, हमारा टाइम भी हो रहा है और आपके तरफ से क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब तो आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर श्री रमेश चंद जी जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हैं हमसे जुड़े थे 2 मिनट के लिए, उनका मैं बहुत अपने सीआरसी टीम के तरफ से अपने डायरेक्टर के तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। दया मैम हैं, जितेंद्र जी हैं, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट किया, रिसोर्स पर्सन के रूप में आगे आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे डेलीगेट्स पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, जुड़े। थोड़ा सा रोकूंगा। राहुल भाटिया जी का क्वेश्चन है, हाउ इट इज वर्किंग एट ग्रास रूट लेवल। एक क्वेश्चन भी क्वेश्चन हाउ इट इज, मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मैं बिलीव कि हाउ मेंटल हेल्थ की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हाउ इट इज वर्किंग एट ग्रास रूट लेवल। राहुल जी अगर आप ऑनलाइन आप बताएंगे आप क्या पूछना चाहते हैं। हाँ आप बताइए क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। आई एम सो सॉरी। ये सर मैं पूछ रहा था ये जो इनिशिएटिव है किरण है तो ये ग्रास रूट लेवल पे आप इसको किस तरह से वो करते हैं, एप्लीकेबल है किस तरह से ग्रास रूट लेवल। देखिए ऐसा, हाँ देखिए ऐसा है कि जो किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है ये ग्रास रूट लेवल पे ही काम करने के लिए हम ये प्रोग्राम करवा रहे हैं कि लोगों के बीच अवेयरनेस हो, सेंसिटाइज हो लोगों को कि अगर उनके घर में या उनको या किसी और को मेंटल हेल्थ इश्यू है तो वो फोन पे फोन करें और वो अपना एक्सपर्ट की सलाह लें, काउंसलिंग करवाएं। तो ये जो वेबिनार आप देख रहे हैं ये उसी का एक प्रतिफल है। तो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग भी इससे जुड़ सकते हैं, हमारी ये मतलब ये हमने कई तरह से पेपर में देके विज्ञापन करवाया, जो वेबिनार के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं, ये पोस्टर और जो ब्रोशियर है हम जो हेड ऑफ जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास जाते हैं, एसडीएम साहब के पास गए थे हमने तहसील वेलफेयर ऑफिसर जो हैं उन लोगों से भी मिलजुल के, जो बीडीओ साहब हैं उनसे मिलके हम पोस्टर देते हैं और बोलते हैं उनको कि आप अपने नोटिस बोर्ड पे लगवाइए ताकि लोग इसको पढ़ें समझें और कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो उस हेल्पलाइन को यूज करें। इवन हम शिमला गए थे पिछले महीने, हमारा जो एचपी जो टेलीकास्ट हुआ था ये प्रोग्राम हिमाचल जो डीडी हेलो डॉक्टर के अंतर्गत, तो वो ग्रास रूट लेवल पे बहुत लोगों ने सुना और उसको सुन करके लोगों ने फोन किया। तो हमारी जो पर डे की ओपीडी है किरण मेंटल हेल्थ 3 और 4 की है, न्यू और फॉलो अप मिला के। तो लोग जैसे जैसे जुड़ते हैं, हम शिमला में भी जाकर के इसका एडवर्टीजमेंट किया, मेडिकल कॉलेज में गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जितना संभव होता है हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और ये प्रोग्राम को चाहते हैं कि लोगों के बीच जाए, जो आम जनता है इससे लाभान्वित हो, क्योंकि इसमें जो सर्विसेज है 24 आवर्स की है, 7 दिन, इसमें फ्री ऑफ कोई चार्ज नहीं है, फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस, और एकदम से एक मैनेजमेंट उनको मिल जाता है अपने एंजाइटी के लिए, अपने डिप्रेशन के लिए। हम ये नहीं क्लेम करते कि किसी का इंडोजेनस डिप्रेशन हम काउंसलिंग से ठीक कर देंगे, लेकिन एक काउंसलिंग प्रोवाइड कर देंगे ताकि उनको जो फर्दर मैनेजमेंट है, साइकाट्रिस्ट की हेल्प की अगर जरूरत है तो साइकोसिस में, इंडोजेनस डिप्रेशन में वो ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो ग्रास रूट लेवल पे एक और हम प्रोग्राम इसी पे शुरू करने वाले हैं, हमारी बातचीत चल रही है। जो आशा वर्कर है, जो आशा वर्कर हैं, उन लोगों के लिए हम प्रोग्राम शुरू करेंगे क्योंकि वो लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। तो वो घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि ये जो किरण हेल्पलाइन सर्विसेज किस तरह से लोगों के मानसिक हेल्थ को ठीक करने के लिए सलाह और परामर्श देती है। राहुल भाटिया जी, आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे और आप भी किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की बात को, मतलब ये नंबर को आप लोगों को जो ग्रास रूट लेवल से जुड़े हैं, गांव, पंचायत, नगर में लोगों को बताएं, सेंसिटाइज करें और इस हेल्पलाइन का लोग फायदा उठाएं। जरूर सर। थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? और
कोई लोग मेरे से मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किरण से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो दया मैम ने प्रेजेंट किया उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। सर फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ सर, तो वंस अगेन आई वुड से थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया, और मुझे आशा है कि ये प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों ने जो किरण मेंटल हेल्थ की जो सर्विसेज है, हेल्पलाइन की जो सर्विसेज है, वो इसको आगे बढ़ाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे। और ये जो पूरे देश स्तर पे जो प्रोग्राम चला हुआ है, हिमाचल में भी ये प्रोग्राम चल रहा है, तो हिमाचल से ही फोन आते हैं कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास जो फोन आते हैं वो हिमाचल के अलावा दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, सब जगह से फोन आते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।